सो स्टूडेंट्स, अगेन आई कम अप टू ऑन द सेकेंड डे ऑफ योर क्रैश कोर्स का आज दूसरा दिन है। आज भी मैं आपको वही चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो कि मैंने कल शुरू किया था उसको पढ़ाने जा रहा हूं। याद रखिएगा, ये सेशन लगातार सेशन है। प्लीज डू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ माय लेक्चर्स की कंटिन्यूटी को आप मेंटेन रखिएगा, क्योंकि जो कल पढ़ाया है उसी से रिलेट करके मैं आज पढ़ाऊंगा। इसी को कहते हैं आर्टिकुलेटेड स्टडी। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए आइए हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कल हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म किया था, तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था, है कि नहीं? अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बेसिकली जानते तो हम ही हैं, लेकिन नीट में इससे आने वाले सवालों के बारे में भी जानेंगे। ऐसे कौन कौन से सवाल है जो नीट में कनेक्टिव टिश्यू से पूछे जा सकते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसी श्रृंखलाबद्ध तरीके में हम आपके सामने आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन को लेकर के, एंड दैट टू स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। समझने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी में एक एक करके इन चीजों को लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से क्लासिफाई नहीं किया है। हमारे यहां पेपलेडर पे बच्चों को समझाने के लिए और एक टेबुलेटेड फॉर्म में कंपैरेटिव स्टडी कराने के लिए आपके सामने क्लासिफिकेशन, उसके डायग्राम, टेबल में उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके फंक्शंस हैं और उनकी लोकेशंस हैं। इसको आपके सामने पोज किया गया है सो दैट यू कैन हैव अ बेटर परसेप्शन व्हाइल यू स्टडी, और चीजों को कंपेयर करते चलेंगे तो याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ये हो जाता है कि भाई जो कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि आपको पता है कि इट कनेक्ट्स द टू पार्ट्स टुगेदर। अब वो फ्लूइड के माध्यम से भी हो सकता है, और या फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसा कि मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, उनके थ्रू होगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए 6-7 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके कंपोनेंट्स क्या हैं। इस चीज को याद रखिएगा। जो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स होते हैं, 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सेल्स। कौन सी सेल्स हैं जो कि उस कनेक्टिव टिश्यू को बना रही हैं? जैसे कि अगर वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट होगी, अगर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें एडिपोसाइट्स होंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मास्ट सेल्स हो सकती हैं, फैगोसाइटोटिक मैक्रोफेजेस हो सकती हैं, है ना, प्लाज्मा सेल्स हो सकती हैं। तो सेल्स जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू का पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा फाइबर। फाइबर कोलेजिनस फाइबर हो सकता है कि नहीं? पता नहीं कोलेजन का बना हुआ है, या इलास्टिन फाइबर्स या येलो इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ है, या एजाइरोफिलिक रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलर फाइबर्स का बना हुआ है। एजाइरोफिलिक इसलिए कह देते हैं क्योंकि सिल्वर डाई से स्टेन होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, ये या उनके सेल्स के बेसिस पे है। अभी आप देखोगे कंपोनेंट्स जो है मैंने यहां पे न्यूमरेट कर रखे हैं, तो आपको पता भी चलेगा। दूसरे हो गए फाइबर्स कि भाई कोलेजन फाइबर्स है कि येलो फाइबर्स हैं कि रेटिकुलर फाइबर्स हैं, और तीसरा तो उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता ही होता है कि नहीं? तीसरा उसका क्या हो जाता है? ग्राउंड सब्सटेंस। बेसिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि इसमें नाम दे रहा है, तो इसके जो फाइबरस कंपोनेंट होगा वो लूजली अरेंज्ड होगा। जो इसका फाइबरस कंटेंट है वो लूजली अरेंज्ड होगा, और इसके अलावा इसमें फाइब्रोब्लास्ट नाम की सेल्स देखने को मिल रही हैं। इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह दे रहे हैं। एरियोलर क्यों कह दे रहे हैं? याद करिए कि जब जैसे किसी कुरियर कंपनी से आपके पास कोई फ्रजाइल आइटम आता है, तो उसके ऊपर एक रैपिंग होती है, तो उसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं, इजंट इट? तो वो एयर फिल्ड होते हैं, तो जिससे कि पैकिंग या सपोर्ट मिल जाता, मैकेनिकल जर्क से बचाव हो जाता है। यही इसका फंक्शन है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन।
इसी वजह से होता है। सेम फंक्शन ये करता है बॉडी के अंदर, सेम फंक्शन ये करता है बॉडी के अंदर। अगर आपको पता हो कि डीप इनटू द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर में देखने को मिल रहा है आपको वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स एंड मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द बॉडी कैविटी, यहां पे देखने को मिलता है। जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ये स्किन को मसल से जोड़ता है, पेनिकुलस कार्नोसस, टीला सबकुटेनिया कहते हैं। सब नीचे ऑक्यूटेनियस स्किन, तो स्किन के नीचे डीप इनटू द एपिडर्मिस ये दिया हुआ है। पेनिकुलस कार्नोसस, इसी चीज को पेनिकुलस कार्नोसस कह दिया। मसल को स्किन से जोड़े, कनेक्टिव टिश्यू है ना। इसमें फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल रही है, ग्राउंड सब्सटेंस और प्रोटीन फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि ज्यादातर कोलेजिनस होते हैं। ज्यादातर कोलेजिनस होंगे। ये इसका टीएस है, आप देख सकते हैं यहां पे ये जो प्रोटीन फाइबर्स हैं ये लूजली अरेंज्ड हैं, बीच में इनके ग्राउंड सब्सटेंस है और छोटी छोटी सेल्स भी देखने को मिलेंगी आपको। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू तो एरियोलर हो गया, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फिर सब क्लासिफिकेशन है। क्या है सब क्लासिफिकेशन इसका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैन बी इर्रेगुलर। बस यहीं पे नीट से सवाल बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब हो गया जो फाइबर्स हैं ना, ये फाइबर्स जो उसके कंपोनेंट थे ये इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल रहा है आपको, कोलेजन फाइबर देखने को मिल रहा है, ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिल रहा है। फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इन ऑल द थ्री प्लेन्स, तीनों प्लेनों में रेजिस्टेंस देता है इन ऑल द थ्री प्लेन्स। इसको शियर रेजिस्टेंस कहते हैं, शियर रेजिस्टेंस। डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन अराउंड द जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में अराउंड द जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स। डेंस में इर्रेगुलर ये मिलेगा, याद रखिएगा कहां कहां पर। फिर है रेगुलर कोलेजिनस, ये इर्रेगुलर था, ये रेगुलर है। फिर इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल रही है। अच्छा याद है ना फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर, याद है कि नहीं आपको? फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाया था, ये न्यूक्लियस हो गया इनका। ये फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इनके सिक्रीटिंग इंटरफेस होते हैं, ये इसका सिक्रीटिंग इंटरफेस है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स के रूप में, कॉन्ड्रोसाइट्स या ऑस्टियोसाइट्स के रूप में फाइबर्स और मैट्रिक्स का सिक्रीशन करते हैं। किसका सिक्रीशन करते हैं? फाइबर्स, मैट्रिक्स, इसका सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट आपको हर जगह देखने को मिल जा रहा है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में याद दिलाने भर का काम हम करते हैं आपसे, और अगर आपको इसकी डिटेल्ड स्टडी चाहिए तो यू कैन गो टू माय लेक्चर्स विच आर अवेलेबल ऑन द प्रेप लैडर ऐप। ठीक, अब रेगुलर कोलेजिनस स्ट्रेंथ देगा, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इन वन प्लेन। ये ऑल द थ्री प्लेन्स में क्योंकि इर्रेगुलर था।
और जिस प्लेन में इन फाइबर्स का ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि ये रेगुलर है ना, तो किसी एक प्लेन में ही तो ओरिएंटेड होंगे, तो शियर रेजिस्टेंस इन वन प्लेन, और ये चूंकि थ्री डायमेंशनली ओरिएंटेड थे तो रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इन ऑल द थ्री प्लेन्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स में रेगुलर कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, प्लीज याद रखिएगा। फिर रेगुलर और इलास्टिक भी हूं, भाई ये दोनों तो कोलैजिनस थे ना, ये रेगुलर कोलैजिनस था, ये इर्रेगुलर था, ये रेगुलर इलास्टिक है। याद रखेंगे कि जो कोलैजिनस फाइबर है वो व्हाइट रंग का होता है एंड इट इज नॉन स्ट्रेचेबल, इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है। लेकिन अगर इलास्टिक और की बात करें तो हम यहां पर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो अरेंजमेंट रेगुलर भी होगा और येलो इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। देखिए ये इलास्टिक फाइबर्स दिए हुए हैं, ये these fibers, they allow the tissue to stretch and recoil, stretch, recoil back to the normal position। लार्ज ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब ब्लड ज्यादा आता है तो दे टेंड टू स्ट्रेच, और जब ब्लड वापस चला जाता है तो दे टेंड टू कोलैप्स। तो वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा। रेगुलर इलास्टिक एंड सर्टेन लिगामेंट्स, सभी लिगामेंट्स में नहीं, मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स में तो आपको रेगुलर कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू ही देखने को मिल रहा है जो कि डेंस है। लेकिन डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू सर्टेन काइंड ऑफ लिगामेंट्स में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको टेंडेंस और लिगामेंट्स की बात हो गई। तो लूज और डेंस के बाद हम तीसरे पे आते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पे। जैसा कि मैंने बताया है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? रेटिकुलर फाइबर्स का, जो कि एजाइरोफिलिक डाइज यानी कि सिल्वर साल्ट डाइज से स्टेन होते हैं। तो इनको हम कह देते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनमें आपको ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलेंगी रेटिकुलर फाइबर्स के साथ। रेटिकुलर फाइबर्स तो देखने को मिल ही रहे हैं आपको, इसके अलावा आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगी, लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगी, प्लाज्मा सेल्स भी देखने को मिल सकती हैं, मैक्रोफेजेस भी देखने को मिल सकती हैं। ये कुछ सेल्स हैं जो कि आपको रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेंगी। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है? आइए देखते हैं कि फंक्शन इनका क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये जो रेटिकुलर फाइबर्स की ये जो सेल्स हैं ये यहां पे प्रेजेंट क्यों हैं। फॉर्म्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स स्मॉलर वेसल्स एंड नर्व्स। ये तो इनका फंक्शन है। और लोकेशन कहां है? ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस पर ध्यान दीजिए। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, येलो बोन मैरो, लिवर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, अराउंड वेसल्स एंड नर्व्स। रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको हर उस जगह पर मिलेगा जहां पर लिम्फ नोड्स होंगी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे। तो आप यह भी कह सकते हैं कि जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं दे कंटेन रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इनके में रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है। कहां कहां? लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, येलो बोन मैरो, लीवर, सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं।
बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अराउंड द वेसल्स एंड नर्व्स, क्योंकि ये सपोर्ट करता है स्मॉलर वेसल्स और नर्व्स को। फिर हम आ जाते हैं आखिरी में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फिर बॉडी के अंदर पैनिकुलस कार्नोसस था जैसे यहां पर, वैसे ही बॉडी के अंदर पैनिकुलस एडिपोसस नाम की एक लेयर होती है। पैनिकुलस एडिपोसस, ये स्किन के नीचे की लेयर है, जैसे वेल के ब्लबर में, मैरिनो शीप के टेल में, कैमल के हम्प में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। दो ही फंक्शन है, या तो एनर्जी प्रोडक्शन में या इंसुलेशन में। फंक्शन वार्मथ एंड इंसुलेशन, इंसुलेशन अगेन द वेरी कोल्ड एनवायरमेंट आउटसाइड, उससे बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना। शॉक एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, चूंकि मोटी लेयर होती है। मेजर एनर्जी रिजर्व इन द बॉडी, जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं उसमें ये जो ब्राउन फैट होता है, मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स, जो बच्चे भूल गए हैं उनको मैं बता दूं कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ मोनोलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स। याद रखें, तो जो मोनोलॉक्यूलर हैं वो बेसिकली इंसुलेशन का काम करेंगे। जैसे वेल की स्किन के नीचे जो पैनिकुलस एडिपोसस की लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं, मैरिनो शीप की टेल में या कैमल के हम्प में, वहां पर मोनोलॉक्यूलर होंगे। मोनोलॉक्यूलर में क्या होता है, एक बड़ा बिग लॉक्यूल होता है फैट का और साइटोप्लाज्म स्कैंटी होता है, इसको व्हाइट फैट भी कहते हैं। जबकि जो मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स होती हैं वो उन एनिमल्स में पाया जाएगा जहां पर ब्राउन फैट यानी साइटोक्रोम पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से उसको ब्राउन कलर मिल जाता है। एंड इट इज बेसिकली मेजरली रिलेटेड टू, मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स इज मेजरली रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज मेजरली रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन। जबकि मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स क्या कर रही थी, मेजर काम क्या था उनका, इंसुलेशन। इट वाज द मेजर वर्क। ठीक, कहां पे पाया जाएगा, पाया कहां पे जा रहा है, डीप टू द स्किन इन कैरेक्टरिस्टिक एरियाज सराउंडिंग द हार्ट एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, इनके ऊपर पैकेजिंग कवरिंग का काम करेगा ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, डीप इनटू द स्किन, मैंने बताया कहां कहां पर, 3 एनिमल्स का नाम लिया था मैंने। सराउंडिंग द हार्ट एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सराउंड भी करता है जस्ट बिकॉज टू प्रोवाइड शॉक प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन भी इसका फंक्शन है। इस वजह से ये सराउंड्स द हार्ट एंड अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ये हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़िए। देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके के हो रहे हैं। पहला हो रहा है कार्टिलेज, फिर हो रहा है बोन और फिर हो रहा है ब्लड। ये हो गया कार्टिलेज, बोन और ब्लड। अब कार्टिलेज के अंदर हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का क्या मतलब हुआ डियर, इसके अंदर फाइबर्स जो होंगे वो बिल्कुल एब्सेंट, खाली मैट्रिक्स है। तो हाइलिन यानी कि वाटरी, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस लगता है देखने में, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हाइलिन कार्टिलेज।
इसमें आपको कॉन्ड्रोसाइट्स मैंने बताया था, द मैट्रिक्स विच इज रिलीजिंग कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रोटीन, जो कि उसके ग्राउंड सब्सटेंस में है, ठीक। और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तो है ही है, ठीक है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज, इसमें फाइबर्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, ये तीन इसके फंक्शन है। आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, तो ये तीन तो फंक्शन है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। वहीं पर इसकी लोकेशन बिटवीन बोन्स इन जॉइंट्स, हाइलिन कार्टिलेज जहां पे आर्टिकुलर सरफेस होता है बोन्स का, वहां पर पेरियोस्टियम एब्सेंट हो जाती है, उसकी जगह पर हाइलिन कार्टिलेज आ जाता है, वरना पूरी की पूरी बोन में तो पेरियोस्टियम होती ही होती है। बिटवीन द स्टर्नम एंड द रिब्स, स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल कार्टिलेज है, इट इज हाइलिन कार्टिलेज। नोज, नेजल कार्टिलेज, नेजल सेप्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो थोड़ा पोर्शन, इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। यहां पे फाइबर्स एब्सेंट हैं भाई। देयर वर थ्री बेसिक मेजर कंपोनेंट्स ना, सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड मैट्रिक्स। तो सेल्स देखने को मिल रही हैं, ग्राउंड मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, लेकिन फाइबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। हेंस इट गिव्स अ हाइलिन कार्टिलेज। इसके बाद आता है फाइब्रोकार्टिलेजिनस। फाइब्रोकार्टिलेज में आपको कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलने लगेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अलावा। इनका भी फंक्शन है सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। ये आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में देखने को मिलेंगे। दो वर्टिब्री के बीच में फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं ना ये, तो दो वर्टिब्री के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा वो होगा फाइब्रोकार्टिलेज, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो वर्टिब्री हैं, उनके बीच में अगर इलास्टिक कार्टिलेज हो तो आप सीधे इरेक्ट खड़े नहीं रह पाएंगे, हमेशा झुक जाएंगे। और अगर एकदम स्टिफ हो तो आप जरा भी नहीं झुक पाएंगे नीचे। तो इन दोनों के बीच का चाहिए था हमें, फाइबर्स भी चाहिए था ताकि रेजिलियंसी बनी रहे, और हमें हल्की इलास्टिसिटी भी चाहिए थी कि थोड़ा बहुत मूवमेंट तो अलाउ हो भी सके। इसी वजह से फाइब्रोकार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में पाए जाते हैं। फिर इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में आपको इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहां कोलाजिनस फाइबर थे, यहां इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिटेक्टिंग साउंड्स, ईयर, इपिग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स। जो इलास्टिक कार्टिलेज है, पिना ऑफ द ईयर एंड इपिग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स में देखने को मिलेगा आपको। अब हम आ जाते हैं बोन पर। ये तो होगा कार्टिलेज जिनमें कॉन्ड्रोसाइट्स देखने को मिली थी, ठीक है। अब बोन में आ जाते हैं। बोन में आपको क्या दिखने रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ये दो तरह की जो सेल्स हैं, क्लास्ट एंड ब्लास्ट। क्लास्ट का मतलब काटना, ब्लास्ट का मतलब बनाना, तो ऐसे याद रखिएगा। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। इंटरगोनिस्टिक एक्शन है दोनों का, ठीक है। तो क्लास्ट क्या करेगी, काटना, डिसोल्यूशन ऑफ दैट बोनी मैट्रिक्स, ओशियस मैट्रिक्स। जबकि जो ऑस्टियोब्लास्ट है, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज सिक्रीटिंग मोर अमाउंट ऑफ बोनी मैट्रिक्स विच इवेंचुअली गेट्स कैल्सिफाइड टू फॉर्म बोन, ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको देखने को मिल ही रहा है। बोन में, बोन के बारे में हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे यहां पर। फंक्शन क्या है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, प्रोवाइड्स लीवरेज फॉर द मूवमेंट एंड स्टोर्स कैल्शियम। कैल्शियम रिजर्वॉयर की तरह भी एक्ट करते हैं। बॉडी को प्रॉपर शेप देते हैं। जो बोन है वो क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करता है और बॉडी को प्रॉपर शेप देता है। एक स्कैफोल्डिंग, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जिसके ऊपर की हमारी बिल्टअप डिपेंड करती है। और उसके अलावा प्रोटेक्शन, विसरल ऑर्गन्स, जो वाइटल विसरल ऑर्गन्स, उनका प्रोटेक्शन भी करता है, जैसे जो रिब केज है, अंडरलाइन विसरल ऑर्गन्स, लंग्स और हार्ट का प्रोटेक्शन करता है। एंड इट गिव्स द सपोर्ट टू द होल बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। और पाया कहां जा रहा है ये, बोन्स में। ब्लड एक स्पेशल केस है। अब देखिए, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है ब्लड बेसिकली।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सेल्स होती हैं वो उसके अंदर ही बनती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही जो है प्रोलिफरेट करती हैं, जबकि ब्लड की जो आरबीसीज हैं वो बनती कहीं और हैं, आती कहीं और से हैं। लिम्फोसाइट्स बनती कहीं और हैं, आती कहीं और से हैं। भाई बोन के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती हैं, तो ब्लड को हम एग्जैक्टली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि डेफिनेशन है कनेक्टिव टिश्यू की, इट इज कनेक्टिंग द टू ऑर्गन्स टुगेदर, तो भाई ब्लड तो सबसे बड़ा कनेक्शन का मीडियम है, तो हम इस ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन जो इसकी इलैबोरेटेड स्टडी है इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं, जहां पे हम इसके सेल्यूलर, ए सेल्यूलर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स के बारे में इन्यूमरेट करेंगे। ठीक है, तो ब्लड है, ब्लड में आपको प्लाज्मा, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, फाइबर, ये सेल्स देखने को मिलेंगी। फंक्शन ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट एंड इम्यून सेल्स भी कैरी करता है, लिम्फोसाइट्स कैरी करता है विद इन द वेसल्स एंड द चेंबर्स ऑफ द हार्ट। जो पूरा पाइपलाइन सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वहां पर पाया जाता है। ठीक है, सो ये एक चार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, जिसको कि म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ही है। ये आपको विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई के विट्रस ह्यूमर में, या जो रूस्टर होता है कॉक, उसके कॉम्ब में जो रेड रंग का होता है, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि बच्चे को प्लासेंटा से कनेक्ट करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर में या अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको ये म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेगा। तो अब आपने देखा कि कितने तरीके की सेल्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में पड़ी होती हैं, कितने तरीके के फाइबर्स हैं जो कि इस कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, और इसके अलावा कितने तरीके के ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब आइए हम बोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बोन के बारे में यहां पर इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, बोन देखिए, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, पॉइंट क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट्स बना दिए हैं, जिन पॉइंट्स को आप आसानी से पढ़ सकते हो। बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब भी बोन की जो दो सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट, दोनों ही फाइब्रोब्लास्ट ही हैं, बेसिकली फाइबर्स का प्रोडक्शन करती हैं, उनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो जब आप बोन को हार्ड कनेक्टिव टिश्यू रिफर करते हो तो आप कॉम्पैक्ट बोन को रिफर कर रहे होते हो, कैल्सिफाइड बोन को रिफर कर रहे होते हो। दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एंड अ मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स। इसका ऑर्गेनिक, लिविंग का मतलब हो गया इसका ऑर्गेनिक भी है कंपोनेंट, इसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है, और मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स यानी इसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है, जो कि बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कैल्शियम फॉस्फेट का होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इसमें ओसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है। सम अमाउंट ऑफ शार्पीज फाइबर्स आर आल्सो फाउंड ओवर हियर। ठीक है, अदर देन दैट द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, लिविंग सेल्स जिसमें हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को, जो कि लैक्यूनर स्पेसेस में पाई जाती हैं, उनको भी कंसिडर करते हैं। ठीक, the strength and the rigidity of the mineralized matrix enables the bones to support and protect other tissues. तो support and protection, ठीक है, इनका मेन फंक्शन हो गया बोन्स का। जैसा कि मैंने अभी बताया था, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट
ऑस्टियोजेनिक, बोन फॉर्मिंग, ऑस्टियोब्लास्ट, सेम एज दैट, ऑस्टियोसाइट्स जो कि लेकुनर स्पेसेस में कंसेंट्रिक लिंक्स जिसको कि लैमिला कहते हैं उनमें ही ऑस्टियोसाइट्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, एंड आखिरी में द ऑस्टियोक्लास्ट यानी द डिस्ट्रॉयर। ठीक, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन हैज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है। ऑर्गेनिक पोर्शन में क्या क्या है? कोलेजन फाइबर है एंड डिफरेंट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं विच मेक्स अबाउट 1/3 ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बोन। बोन का 1/3 ड्राई वेट, यानी अगर उसका सारा पानी सुखा दिया जाए, बोन को डेसिकेट कर दिया जाए, तो जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो कोलेजनस फाइबर्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का बना होगा, ऑर्गेनिक पोर्शन। ठीक, द इनऑर्गेनिक पोर्शन मेक्स अप 2/3, इनऑर्गेनिक 2/3, ऑर्गेनिक 1/3। ठीक है, इट मेक्स अप 2/3 ऑफ द बॉडी वेट, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यह दिया हुआ है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक, यह हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं। आइए बोन के बारे में आप पढ़ते हैं। बोन का जो ये पोर्शन होता है इसको कह देते हैं इपीफाइसिस। इपीफाइसिस, ठीक है, तो वो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस हो गया, ये डिस्टल एपिफाइसिस हो गया। ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है। बीच का जो शाफ्ट होता है उसको क्या कह रहे हैं? डायाफाइसिस। अगर आप बोन यू बनाइए तो यहां पर आपको बोनी ट्रिबैकुलीज मिल जाएंगी, ऐसी। ऐसा दोनों तरफ। ये हो गए ट्रिबैकुलीज। ट्रिबैकुली करती क्या है? ये बेसिकली स्पॉन्जी बोन्स रेफर किया जाता है इनको। हेमोपोएटिक सेंटर्स हैं ये। यहां पे हेमोपोइसिस होती है, स्पंजी बोन है ये। ठीक, और ये जो पोर्शन होता है बीच का, दिस पोर्शन which is referred to as diaphysis, which is referred to as diaphysis, ये जो होता है यहां पर होता है येलो बोन मैरो, याद रखेंगे। ठीक, बाहर की लेयर को क्या कहते थे हम? पेरियोस्टियम। ठीक, तो आपने ट्रिबैकुली जान लिया। अब इसको इपीफाइसिस कहा गया था। डायाफाइसिस और इपीफाइसिस के बीच में ये जो होता है इसको कहते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस,
यहां पे इपिफिशियल प्लेट होती है जो कि बोन के इलोंगेशन में हेल्प करती है। इसी वजह से जब धीमे धीमे करके बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है कि ये जो इपिफिशियल प्लेट होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी जो बोन इलोंगेशन का सेंटर था वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से ह्यूमंस की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, फॉर अ सर्टेन एज होती है, क्योंकि एक एज पे आने के बाद ये जो इपिफिशियल प्लेट थी ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। यही बोन के इलोंगेशन का सेंटर होता है। तो इसके खत्म होने के बाद फिर बोन लेंथ वाइज नहीं बढ़ती। ठीक है, ये पेरियोस्टियम हो गया। अब हम आ जाते हैं अंदर, बोन के अंदर। तो आप देखोगे कि यहां पे आपको ऑस्टियोसाइट का स्ट्रक्चर दिखाया है। बेसिकली क्या होता है, जब आप बोन का टीएस काटते हो तो व्हाट डू यू फाइंड ओवर देयर, ऐसे कनाल्स होते हैं, ऐसे कनाल्स होते हैं। तो ये टीएस काटा है तो दैट मींस कि दे आर रनिंग ऑल थ्रू आउट द लेंथ। दे आर रनिंग ऑल थ्रू आउट द लेंथ, यानी ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ये रन करते हैं ये कैनाल्स। देखिए ऐसे। सो दीज आर नोन एज हार्वेशियन कैनाल्स। These are known as हार्वेशियन कैनाल्स। और दो हार्वेशियन कैनाल को देखिए ये कनेक्ट कर रहा है, यानी एक ट्रांसवर्स कैनाल भी है जो कि इनको आपस में कनेक्ट किए देगा। इस कैनाल को कहते हैं वोक्समैन। ये ट्रांसवर्स है, ये लॉन्जिट्यूडनल। ये है सेंट्रल कैनाल। कोलेजन फाइबर्स का ओरिएंटेशन दिखाया है। जैसे एंटीना होता है वैसा। अब लैमिलर अरेंजमेंट दिखाया है। देखिए क्या होता है, जो ऑस्टियोसाइट होती हैं उनका अपना एक अरेंजमेंट होता है जिसको कि हम लैमिला कहते हैं। लेकुनी इज द डिप्रेशन इन द बोन मैट्रिक्स। जिन बच्चों को ना समझ में आए, लेकुनी का मतलब होता है डिप्रेशन, ऐसा छोटा शैलो गड्ढे की तरह मान लीजिए आप उसको। इट्स अ शैलो डिप्रेशन। इट्स अ शैलो डिप्रेशन। इस लेकुनी में ऑस्टियोसाइट होगी, ऐसी। इसके ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं। किसके? ये क्या है? ये ऑस्टियोसाइट है ना, ये इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं। इसी को हम कैनिकुलाई कह रहे हैं।
इसी को हम कैनिकुलाई कह रहे हैं। द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑस्टियोसाइट्स आर नोन एज कैनिकुलाई। और इस ऑस्टियोसाइट का कंसेंट्रिक अरेंजमेंट, इसी ऑस्टियोसाइट का कंसेंट्रिक अरेंजमेंट, ये ऐसे, इसको कहते हैं लैमिला। कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट, क्या कह रहे हैं इसको हम? लैमिला। ये जो लैमिला है ये 3 तरह की होती है। हार्वेशियन लैमिला नंबर 1, नंबर 2 इंटरस्टिशियल लैमिला, नंबर 2 सी, तीसरा सर्कमफेरेंशियल लैमिला। आइए देखते हैं, ये है इंटरस्टिशियल लैमिला। ये 2 हार्वेशियन लैमिला के बीच में होता है इंटरस्टिशियल लैमिला। और हार्वेशियन लैमिला कहां होगा? अराउंड द हार्वेशियन कनाल। ये इंटरनल सर्कमफेरेंशियल लैमिला है। जैसे इंटरनल सर्कमफेरेंशियल लैमिला होती है वैसे एक्सटर्नल सर्कमफेरेंशियल लैमिला भी होती है। तो हार्वेशियन लैमिला जो है वो आपको हार्वेशियन कनाल के अराउंड मिलेगी। ये रहा हार्वेशियन कनाल, ये हार्वेशियन कनाल। तो इसके अराउंड जो लैमिलर अरेंजमेंट मिलेगा उसको हम हार्वेशियन लैमिला कह देंगे। तो 2 हार्वेशियन लैमिला है। मान लीजिए कि एक, देखिए, एक हार्वेशियन कनाल ये है, एक हार्वेशियन कनाल ये है, ठीक है। अब इसके अराउंड एक लैमिला ये है, इसके अराउंड एक लैमिला ये है। तो इन दोनों लैमिला के बीच में यहां पर, तो ये हो जाता है इंटरस्टिशियल लैमिला जो ब्लैक से है। और जो ब्लू से है, जो ब्लू से है ये हो जाती है हार्वेशियन लैमिला। ब्लू से, ठीक। और जो ब्लैक से है इसको क्या कह दिए थे हम? सर्कमफेरेंशियल लैमिला। ये और ये, तो ये जो ये बाहर वाली है ये आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमिला, और जो अंदर वाली है ये इंटरनल सर्कमफेरेंशियल लैमिला। कुछ नहीं है, ये कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है ऑस्टियोसाइट का और कुछ भी नहीं। देख ले, ये ट्रिबैक्यूली ऑफ द स्पंजी बोन है, ये जो कि मैंने डायग्राम में बताया था आपको। ये जो स्पॉन्जी बोन है उसमें आपको लैमिलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा देखने को ऑस्टियोसाइट का,
स्पॉन्जी बोन्स में, क्योंकि वो लैडर लाइक अरेंजमेंट होता है ट्रिबैकुलिस का ना, हेमोपोएटिक सेंटर्स लोकेटेड थे, तो वहां पर आपको ये ऐसा कंसेंट्रिक लैमेलर अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है बोन के बारे में। बोन के बारे में अगर और भी जानना है तो बोन के बारे में आप ये जान लीजिए कि जो बोन होती है वो बेसिकली 3 तरीके की होएगी। सबसे पहली होती है कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन। फिर होती हैं डर्मल बोन्स, और तीसरी होती हैं सेस्मोइड बोन्स। ये 3 तरह की बोन्स होती हैं। ये ज्यादातर जो होती हैं वो कार्टिलेजिनस बोन होती हैं, क्योंकि कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से बनती हैं ज्यादातर बोन्स हमारे बॉडी में। डर्मल बोन्स जो हैं, जैसे क्लेविका है, क्लेविकल है, स्कैपुला है, ये स्किन की डर्मिस के ओसिफिकेशन से बन जाती हैं। स्टर्नम है ना, तो ये डर्मल बोन्स कहलाती हैं। डर्मल इन्वेस्टिंग बोन्स भी कहते हैं इनको। और जो सिस्मॉइड बोन्स हैं, जैसे पीसी फॉर्म बोन है रिस्ट की, या पटेला है नी की, तो उनको सिस्मॉइड बोन कह देते हैं हम। तो ये बेसिकली 3 तरह की जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। बोन्स के बारे में इतना कुछ है आपके लिए। ठीक है, ये हो गई इपिफिशियल प्लेट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब आपको इस डायग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नहीं पता है। आपको लेकुना पता है, ऑस्टियोसाइट पता है, कैनिकुलाई पता है, सेंट्रल कैनाल पता है। अब ये आर्टरी और वेन है, ये कहां पर है? हार्वेशियन कैनाल में ही तो है। बेसिकली जो बोन्स होते हैं उसके मैट्रिक्स, जो येलो बोन मैरो है, उसमें ब्लड सप्लाई तो चाहिए होगी ना। तो ये जो कैनाल्स होते हैं बेसिकली किस लिए होते हैं? ताकि नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स इनके अंदर जाएं ना। भाई बाहर से कॉम्पैक्शन शुरू होता है, अंदर पोर्शन लिविंग होता है, हेमोपोएटिक सेंटर्स थे यहां पर, तो यहां पे ब्लड सप्लाई तो चाहिए रहेगी ना। ठीक है।